हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। हमारे इसमें 10th क्लास में दो बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो सप्लीमेंट्री है और फर्स्ट फ्लाइट मेन। अब इसमें सबसे पहले चैप्टर है लेटर टू गॉड। आई थिंक आपके पास सबके पास बुक्स होंगी, तो हम यही चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, लेटर टू गॉड। बहुत बढ़िया चैप्टर है, टचिंग है, सिंपैथेटिक है और मजा आएगा। कुछ रियलिस्टिक नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ये, बट स्टिल इट्स नाइस टू रीड। इसमें बेसिकली बता रखा है हिल टॉप पे एक पर्सन है, उसका नाम लेंचो है, वो रहता है और उसका कॉर्नफील्ड है, हिल टॉप पे रहता है और उसका एक ही घर है, सिंगल जो है वो हिल टॉप पर है। उसके जो फील्ड में कॉर्न्स ग्रो हो रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सब चीजें ठीक रहे तो आज बारिश आनी चाहिए, और वो नॉर्थ ईस्ट स्काई में देख भी रहा है कि अब बारिश आएगी और बारिश आएगी तो फसल बहुत बढ़िया होने वाली है। लकीली बारिश आ भी जाती है, और जब बारिश आती है और बारिश बहुत बढ़िया आ रही होती है और वो काफी खुश होता है कि हार्वेस्ट इस बार बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सब चीजें ठीक चल रही होती हैं। थोड़ी देर में जब बारिश जो है वो थंडरस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो थंडरस्टॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो अपनी वाइफ से भी कहता है कि ये जल्दी ही चली जाए, क्योंकि इस वक्त थंडरस्टॉर्म आना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए मतलब कॉर्नफील्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। बीइंग यू कांट से अनएजुकेटेड, बीइंग ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो, वो काफी ज्यादा जानता था चीजें कि ये बारिश जो है मतलब कॉर्नफील्ड्स के लिए कितनी बढ़िया है और कितनी नहीं है अगर हेल स्टॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो जाती है तो। लेकिन बारिश खत्म नहीं होती और टोटल डिस्ट्रक्शन, उसके फील्ड की टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। और वो अपने बच्चों को भी कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव इवन अ सिंगल पेनी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू रेजिस्ट थ्रू आउट द ईयर, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके दिमाग में आता है कि किसी ने ये बोला था कि कोई बंदा भूखा नहीं मरता, और गॉड जो है हमेशा सबका ध्यान रखता है। वो क्या करता है, वो एक चिट्ठी लिखता है गॉड को, और गॉड को ये कहता है कि मुझे 70 पैसास चाहिए। पूरी कैलकुलेशन करता है, मुझे 70 पैसास चाहिए पूरे साल के लिए, उसमें मुझे कुछ बीज खरीदने हैं और अपने घर का खाना चलाना है। एड्रेस तो होता नहीं है, एड्रेस के नाम पे वो गॉड लिख देता है और एनवेलप जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर के लेटर बॉक्स में डाल देता है। फिर पोस्ट मास्टर के पास वो चिट्ठी आती है, भी इसका क्या करना है, ये कौन से एड्रेस पे जाएगी, इस पे तो द गॉड लिखा है। पोस्ट मास्टर थोड़ा अच्छा इंसान होता है, वो देखते हैं गॉड इसका और वो लेटर पढ़ता है। फिर वो कहता है कि इसको तो पैसे की जरूरत है, और फिर सोचता है कि एक इंसान कितना इनोसेंटली भगवान से 70 पैसा मांग सकता है। पहले तो वो हंसता है और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसकी हेल्प करूं, और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहता है कि वो हेल्प करें। अब मजे की बात क्या है, हेल्प तो करूं मैं, वो हेल्प भी करता है, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं जमा। अगले दिन आता है भगवान से वापस लेने के लिए अपने पैसे, तो वो पूरे तो भगवान से पूरे पैसे मांगे थे, भगवान ने तो मुझे पूरे देने थे, ये जो बाकी जो बीच में पैसे कम मिले हैं ये यहाँ के पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन की वजह से नहीं मिले, उन्होंने पैसे मेरे ले लिए ने। तो जो इंसान एक्चुअली में हेल्प कर रहा होता है उसी को ही लैंचो कहता है कि सबसे ज्यादा धोखेबाज तो यही है। दिस इज ऑल द चैप्टर अबाउट। अब अगर हम चले आगे तो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से।
the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and a field of ripe corn dotted top of a hill with the flowers that always promised a good harvest. अब ये जो घर था पूरी वही एक घर था पूरी की पूरी वैली में, और वो हिल टॉप पे था, लो हिल थी. वहां पे that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was the downpour or at least a shower. अब किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? एक शार की. Throughout the morning, Lancho, who knew his feet intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लैंचो जो था वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्काई में देख रहा था कि कब बारिश आए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और अब उसने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी स्काई की तरफ देख करके कि अब तो हमें बारिश मिलने वाली है, बारिश आने वाली है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. वुमेन उसकी वाइफ होगी जो कि सपर बना रही थी, उसने कहा हाँ गॉड विलिंग से हमें बारिश मिलेगी आज. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, जो बड़े थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और उस लेडी ने सबको बुलाया कि डिनर के लिए आ जाओ. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drop of rain began to fall. अब जैसे लैंचो ने प्रिडिक्ट करा था बारिश के मोटी मोटी बूंदे गिरने लगे. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट साइड पे माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन वॉज अबाउट टू कम. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky; they are new coins." अब वो लैंचो जो था वो भी बाहर जाता है थोड़ी बारिश लेने के लिए, थोड़ा सा उसको इसमें एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सुबह से वो वेट कर रहा था. और उसने बोला आकर के वापस, ये जो बारिश की बूंदे हैं ये न्यू कॉइन्स है. वाई ही रिलेटेड रेनफॉल टू न्यू कॉइन? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वाई. बिकॉज if the rainfall will be there and if it will be a good rainfall, then probably they are going to have a good harvest. And if they are going to have a good harvest, that it means that they are going to fetch a lot amount of money. So he was relating rainfall to the coins. They are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. Big drops 10 cent हैं और little drops जो हैं वो 5 cents हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. काफी सेटिस्फाइड था कि सारी की सारी जगह पे बारिश आ रही है, और whatever he was expecting, everything was going on as it is. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब उसके साथ साथ बहुत बारिश तो हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ hailstones मतलब ओले पड़ने लग गए थे. These truly did resemble new silver coins. वो जो थे वो सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. बच्चे जो थे खुशी के मारे बाहर निकले और वो frozen pearls मीन्स जो बर्फ के ओले जो होते हैं उनको उठाने कलेक्ट करने के लिए बाहर गए. It's really getting bad, explained the man. I hope it passes quickly. अब क्योंकि उसने जज कर रखा था, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था कि अब ये थोड़ा खराब होता जा रहा है, अब ये बारिश नहीं है, ये हेल स्टॉर्म है, और ये जल्दी ही चले जाए तो बेटर रहेगा. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बारिश कॉन्टिन्यूशन में रही, हेल स्टॉर्म कॉन्टिन्यूशन में रहे तब तक जब तक कि पूरी की पूरी वैली जो थी वो व्हाइट स्नो से कवर नहीं हुई.
there was a total destruction. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. वो बहुत उदास हो गया. कॉर्न फील्ड्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस, गुड हार्वेस्ट, सब जीरो हो गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locust would have left more than this." अब उसने कहा कि अगर कोई वहां यहाँ पे जैसे लोकॉस्ट जो होते हैं उसकी वजह वो भी अगर आ जाते तो उससे भी उनकी फसल थोड़ी सी बच जाती. लेकिन अब हेल स्टॉर्म ने तो पूरी डिस्ट्रक्शन कर दी, कुछ भी नहीं बचा. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. वो बहुत ही ज्यादा उदास थे. All our work for nothing. मतलब जो भी उन्होंने काम करा उसका रिजल्ट जीरो है. There is no one who can help us. We all go hungry this year. So he predicted that we are not going to have anything now. अब इसके साथ साथ हर एक पैसेज के बाद कुछ ना कुछ ओरल कॉम्प्रीहेंशंस हैं. इनको हम ओरली ही करेंगे ताकि हमें समझ आ सके चैप्टर हमारा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा. जैसे व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? ही होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, सो दैट ही होप फॉर a rainfall so that he could have a good harvest, and he was expecting a downpour since morning. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? So why Lancho expected that the rainfall, the drops of the rain are new coins? Now we can say that he referred raindrops as new coins because they, first of all, the rain was coming at a relevant time, and second, it could result now into, it promises a good harvest. So that's why good harvest is going to yield good amount of money. So that's why raindrops are related to new coins. Number third is, how did the rain change? What happened? How did the rain changed? We can. अब रेन कैसे चेंज हुई? How did the rain change? If we look into the chapter, then all of a sudden raindrops changed into a hailstones. So all of a sudden there was a drastic change in the form of a rain. It converted into hailstorm, and small frozen droplets started coming down. What happened to Lancho's field? What happened to Lancho's field? Due to the hailstorm, Lancho's field, there was a total destruction, nothing left, and his field was completely covered with snow. What were Lancho's feeling when the hail stopped? What he discussed with his sons? He was full of sadness, disappointment was there. He said to his sons also that whatever hard work they put in the field, it was for nothing. Moreover, one more remarkable thing he said at that time, that the plague of locust would have left something for them, but this thunderstorm has left nothing. So they are going to die, or they will have to go hungry this year. These all are 4 questions I have explained to you. Now we are starting with the next paragraph. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Now all those people who were staying in that house, solitary house means it was the only house on the hilltop, and all those people who were living in the house, they believed that if nobody is going to help them, then it is just the God who will help them. It was their belief. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger, because everybody in the house knew that nobody dies of hunger. कोई भूखे नहीं मरता.
दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस। अभी हमें एक्सपेक्टेशंस है कि बिल्कुल टोटल लॉस है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता। ये उनके माइंड में एक सेट पैटर्न था, उनकी बिलीफ थी ये लोगों की। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये उनकी बिलीफ थी। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द होल help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of man. अब लैंचो जो था सारी रात उदास तो रहा ही रहा, साथ साथ में उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि जो गॉड है गॉड जो है वो हर इंसान के डीप कॉन्शियसनेस को स्टडी करता है। हमेशा हमारे जो मन में जो चीज होती है उसको भी गॉड ही जानता है। एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस बात को नहीं जानता। ठीक है। Lancho was an ox of man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. अब वो काम करता रहता था फील्ड में, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Coming Sunday उसने सुबह सुबह लेटर लिखनी शुरू करी गॉड को, और वो खुद जिसको उसने टाउन लेके जाना था और उसको उसने बेल में डालना था, वो एक लेटर टू गॉड से कम नहीं थी। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope. Ab, staying in this present world, nobody can believe that that he can ask help from God. Everybody in this kind of situation thinks that God might help him, but nobody is going to write a letter and going to post it. But he did, and he actually, with all the calculations, he wrote and asked help from God that I want 100 pesos to sow my field and to live until the crops come because of the hailstorm. So, मतलब he is not at all practical. Nobody, I don't think so, anybody believes in this present world that God is going to come and give him 100 pesos, which he was demanding. But it was his wish and it was his belief in God. His belief in God was so strong. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. So on the envelope, as he did not know about the address, so he just wrote the name, the God, and he put the letter inside and went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसमें उसने स्टैम्प भी लगाई और मेल बॉक्स में डाल भी दी, और वो टाउन गया था, गांव से टाउन गया था भगवान को चिट्ठी भेजने के लिए। One of the employees, who was a postman and also head at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster. Now, a postman जो था, जिसको चिट्ठियां अलग अलग पिन कोड के अकॉर्डिंगली उसको डालनी होती है। अभी 01 पिन कोड कहाँ है, हमारे यहाँ का 58 है, तिलक नगर का 18 है, कनॉट प्लेस का 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली सबको अपनी पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां डालनी होती हैं। उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट ऑफिस ले जाता है, तो पोस्टमैन ले जाता है। तो जब पोस्टमैन देख रहा था कि इसको मैं कहाँ डालूं, ऐसे एड्रेस के तो कोई पिन कोड भी नहीं है, तो वो पोस्ट मास्टर के पास लेकर आता है, इसका क्या करना है, भगवान पे तो चिट्ठी गई नहीं, ये तो उसके पास ही गई, पोस्ट मास्टर पे चली गई। अब द पोस्ट मास्टर, अ फैट, amiable,
fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब इस पैराग्राफ में the narrator has explained us very nicely about the nature of the postmaster. Postmaster is a fat person, but he is kind-hearted also. He is friendly also. How we can say that he was kind-hearted? Because first of all, looking at the address, the God, he turned into laugh. But immediately he turned serious also, and he just thought that what faith, इस इंसान को कितना ज्यादा विश्वास है भगवान पे, and I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up the correspondence with God, and he wanted to carry on with the faith. He don't want that Lancho should not. So he did not want that Lancho should lose his faith in God, and he started corresponding with him under the name God. मीन्स वो गॉड बन करके अब उसने उससे चिट्ठी का जवाब सवाल करना शुरू कर दिया, मतलब उसने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. उसने कहा लेटर लिखता हूँ. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जब उसने लेटर खोली और उसमें देखा कि सिर्फ उसको कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करनी गॉड बन करके, उसके लिए उसको काफी सारी चीजों की जरूरत है, क्योंकि लैंको ने उससे 100 पैसे की डिमांड करी है. उसके लिए उसने अपने फ्रेंड्स की हेल्प मांगी, अपने कोलीग्स की हेल्प मांगी, उनको भी कहा कि कुछ पार्ट जो है अपनी सैलरी का वो दे, और उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो था डोनेशन में लैंको के लिए जमा कर. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब एक पोस्ट मास्टर के लिए भी इतने सारे 100 पैसा जो कि लैंको ने डिमांड करे थे, सारे के सारे देने पॉसिबल नहीं थे, तो वो आधे से कुछ ज्यादा उसने कलेक्ट कर लिए और उसने उस एनवेलप में डाल दिया. He put the money in an envelope addressed to Lenko and write it, and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने एक एनवेलप में पैसे डाले और उसके साथ चिट्ठी में सिर्फ एक लिखा गॉड, कि भगवान ने पैसे भेजे. Now again 3 questions are there. Who or what did Lenko have faith in? Did Lenko have faith in? Lenko have faith in? What did he do? So what he did at that time? He wrote a letter to God and demanded that he is in need of 100 pesos in order to purchase seeds and for the livelihood of his family. Next question is, who read the letter? The letter written was Lanko was there, but actually who read it? It was the postmaster who read the letter. Third question is, what did the postmaster do then? So what actually he did? He asked his friends, his colleagues to donate something for the act of charity. Moreover, he himself also he also donated some part of his salary, and he somehow collected more demanded by land. Now